हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो। तो ये आज की क्लास नंबर हमारी 29 होने वाली है। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीनिस्ट के पेपर को। इससे प्रीवियस जो हमारी 28 क्लासेस थी उसमें हमने सभी फिटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपके पास कोई और पेपर से बचता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका हम डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं मशीनिस्ट के पेपर को। आज हमने लिया है यहाँ पर एलपीएससी लिक्विड प्रोपोर्शन सिस्टम पेपर को, जिसका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज की बात की जाए तो बुकलेट सीरीज ए है। एग्जामिनेशन डेट की बात की जाए तो 23/2/2020 जो लेटेस्ट वाला पेपर है एलपीएससी का, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, टोटल 300 का पेपर था जिसके लिए 2 घंटे टाइम आपको दिया गया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप एक बार इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो मोस्टली आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं वो किसके हैं? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं। थ्योरी के क्वेश्चन बहुत कम ही आपको मिलने वाले हैं इसमें, तो इसलिए वीडियो लंबी जा सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा पूरे डिटेल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द स्लिप गेज टुगेदर टू बिल्ड अप द साइज इज कॉल्ड। जैसा कि आपको पता है स्लिप गेज एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज में एक डायमेंशन में पाए जाते हैं, ठीक है। जब हमें क्या करना होता है, मीन्स उस शेप एंड साइज से थोड़ी ज़्यादा माप लेनी होती है, तो वहाँ पर दो या दो से अधिक स्लिप गेजों को हमें क्या करना पड़ता है? आपस में जोड़ना पड़ता है। तो स्लिप गेजों को जो आपस में जोड़ने की विधि होती है उस विधि को क्या कहते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो दो स्लिप गेजों को आपस में जो जोड़ने की विधि होती है वो क्या कहलाती है? रिंगिंग कहलाती है। WRINGING, रिंगिंग। रिंगिंग मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम दो स्लिप गेजों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। बाकी बेल्डिंग और यहाँ पर क्या नाम है, इस रिंगिंग, इस रिंगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बजाना, बेल वगैरह बजाना। बेंडिंग, बेल्डिंग से आप ऑलरेडी परिचित ही हैं। बेल्डिंग क्या होती है? तो मेटल को अस्थायी रूप से जोड़ने की विधि होती है। बेंडिंग में हम क्या करते हैं? किसी भी शीट मेटल को क्या करते हैं? एक निश्चित शेप एंड साइज में उसको हम बेंड करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या सही हो जाएगा? स्लिप गेज सही हो जाएगा। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्लिप गेज के ग्रेड के बारे में, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से स्लिप गेज का, किस स्लिप गेज के ग्रेड का हम कहाँ पर बेसिकली प्रयोग करते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये 4 ग्रेडों में पाए जाते हैं, 00, 0, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। ये 4 ग्रेड में हमारे स्लिप ग्रेड पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसको वर्कशॉप गेज के नाम से जानते हैं। इसकी एक्यूरेसी की बात किया है तो 0.05 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट जो फर्स्ट से दिखाया गया है आई शेप में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इंस्पेक्शन गेज या फिर इसी को टूल रूम गेज के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सभी अन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसकी एक्यूरेसी की बात किया तो 0.01 mm की एक्यूरेसी में हमारा पाया जाता है। तो 0 से डिनोट किया गया है। 0 को हम कैलिब्रेशन गेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलिब्रेशन गेज के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। इसकी एक्यूरेसी 0.001 mm, ठीक। इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 0.001 mm होती है। जो हमारा सबसे लास्ट वाला है 00 ग्रेड, इसे हम क्या कहते हैं? इसे रेफरेंस ग्रेड या फिर मास्टर गेज स्लिप गेज के नाम से इसे हम जानते हैं। इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है, 0.0001 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। तो आशा करते हैं जो चारों ग्रेड हैं स्लिप गेज के आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को हमें क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये किसके बराबर होगा? तो आपको क्लियर कर दें, ये 212 जो डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है क्या है? बेसिकली ये ताप के एक मापन की इकाई है, टेम्परेचर के मापन की इकाई है। तो हम किस प्रकार से टेम्परेचर को माप सकते हैं? उसको हम डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री र्यूमर में या फिर केल्विन में टेम्परेचर को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग स्केल के अनुसार उसकी वैल्यू अलग अलग होती रहती है। बात की जाए अगर हम वाटर का एक एग्जांपल लें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। ठीक, आपको क्लियर कर दें, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट। इधर हम ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसी प्रकार र्यूमर में बात की जाए तो कितना होता है, 80 डिग्री र्यूमर होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन में बात की जाए तो केल्विन में 373 डिग्री केल्विन होता है किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स इतने डिग्री पर क्या होता है, वाटर हमारा बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। ठीक, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। और यही हमारा किसके बराबर है, यही 80 डिग्री र्यूमर के भी बराबर है, या इसी को हम 373 केल्विन के बराबर भी कह सकते हैं। सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर ली जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मीन्स इस ताप पर वो पानी क्या होता है, बर्फ के रूप में जमने लगता है। डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस। र्यूमर में बात की जाए तो ये भी 0 डिग्री र्यूमर होता है। केल्विन में बात की जाए तो 273 डिग्री केल्विन क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये चारों स्केल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री र्यूमर के बराबर होता है, यही 273 केल्विन के आपस में बराबर होता है। ठीक, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा जा सकता है। यहाँ से एक हमारे पास फार्मूला निकल के आता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ठीक, ये हमारा क्या है, बेसिकली एक दूसरे स्केल को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। यहाँ से अगर कोई आपको वैल्यू दे दी जाए एक स्केल की, उसे दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो इसमें से आप पिकअप करके सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल ने यहाँ पर हमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया, सेल्सियस में बदलना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, तो जब हम एफ के स्थान पे क्या रखेंगे, मान लीजिए एफ के स्थान पे हमें कितना दिया गया है, यहाँ एफ के स्थान पे हमें दिया गया है 212 दिया गया है। ठीक, तो यहाँ अगर हम एफ की वैल्यू कितनी रख दें, 212 रख दें, तो 212 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हमारा 180 निकल के आएगा। अब 180 को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। 180 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C/5 बराबर हो जाएगा हमारा 20/1 के। ठीक, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। फार्मूला क्या है, C/5 बराबर F-32/9। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर F की वैल्यू हमारी कितनी दी गई, जैसे यहाँ पर 212 दी गई है, माइनस क्या करना है, 32 को माइनस करना है, 9 से डिवाइड करना है। ठीक, तो ये हमारा C/5 किसके बराबर हो जाएगा, 180 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा, 20×5 100। मीन्स यहाँ से भी आप देख पा रहे होंगे 100 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर मीन्स आपस में जो स्केल का रूपांतरण होता है इससे पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे का क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 4/5, 5/9 और -3/4 को आपको क्या करना है, इसे बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं इसको हम अपने PDF के माध्यम से, किसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, 4/5 + 5/9 -3/4। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर हम देख रहे हैं सबका जो डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो सबका हर है अलग अलग, यहाँ पर हर में 5 दिया गया, यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, किसका, 5 का, 9 का और उसके साथ साथ 4 का। तो 5 9 4 मीन्स 4×5 20, 20 9 180। ठीक, मीन्स इनका एलसीएम कितना निकल के आ गया है, 180 इनका एलसीएम निकल के आ गया। हमने एलसीएम ले लिया 180, 180 को हमने डिवाइड किया 5 से, कितना निकल के आया, 36। तो 4 को क्या करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना, तो 144 आ जाएगा। इसी प्रकार 180 को डिवाइड किया हम किससे, 9 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 20 निकल के आ गया। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। फिर 180 को हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो कितना निकल के आ गया, 45 निकल के आया। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 135। अब 144 में से अगर हम 135 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 100 में 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। और हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 180 है। तो टोटल कितना निकल के आ जाता है, 109/180। यहाँ से हमारा टोटल आंसर निकल के आ जाता है। क्या करना था, 5 9 4 का आपको एलसीएम लेना था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से
डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा आता है उसको हम क्या करते हैं अपने नॉमिनेटर से इसको हम मल्टीप्लाई करके फिर आपस में जोड़ घटा के फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो 109/80 यहाँ से पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है इफ a पावर x अपान b पावर माइनस x पूरे का होल क्यूब इंटू a की पावर y अपान v की पावर y का होल क्यूब इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड एंड। यहाँ पर बेसिकली एक इक्वेशन दिया गया, इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से m और n की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, a की पावर x बटा में b की पावर माइनस x दिया गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो बटा में है तो b की पावर माइनस x है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, b की पावर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से लिखा है, a की पावर x बटा b की पावर माइनस x लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं। जब इस पूरे पद को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में, तो ऊपर जाने पर प्लस में हो जाएगा, इंटू b की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो a की पावर x b की पावर x हो गया, ऊपर होल क्यूब है, होल क्यूब हो गया। यहाँ पर a की पावर y है, ठीक, और b की पावर y है, तो इसको हमने ऐसे रहने दिया। ठीक है, a की पावर y और b की पावर y, अगर इसको भी हम ऊपर ले जाते तो b की पावर क्या हो जाएगा, वहां पर माइनस y हो जाएगा। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, बेसिकली इसको हमें अलग अलग कर लेना है। तो अगर हम इस b की पावर y को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b की पावर माइनस y हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आया, a की पावर x इंटू बी की पावर x था, इसको हम ए बी की पावर x लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर x लिख सकते हैं। ऊपर में हमारा क्या होगा, होल क्यूब होगा, और यहाँ पर a अपान बी, इसकी पावर क्या है, ऊपर में यहाँ पर हमने देखा y है, ऊपर y गया तो ये टोटल क्या हो गया, 3y हो गया। सारे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ से a की पावर 3x इंटू बी की पावर 3y, b की पावर 3x इंटू बी की पावर माइनस 3y, किसके बराबर हो गया, a की पावर m इंटू बी की पावर n के। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3x प्लस a की पावर 3y इंटू बी की पावर 3x माइनस 3y हो जाएगा। इधर है आपका a की पावर m प्लस b की पावर n। कंपेयर करेंगे दोनों पक्ष को, a को a से, तो यहाँ पर m बराबर 3x प्लस 3y आ जाएगा। जब यहाँ पर कंपेयर करेंगे b वाले पद को, तो यहाँ पर n बराबर 3x माइनस 3y निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना था, बहुत ही सिंपल था, केवल आपको इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेना था। ठीक, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3x प्लस 3y, और n की वैल्यू 3x माइनस 3y निकल के आ गई। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या दिया गया है, a की पावर x दिया गया है बटा b की पावर माइनस x है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b की पावर प्लस x हो जाएगा, और पूरे की पावर क्या है, 3 है। इंटू में क्या है, a की पावर y है, a की पावर y को ऐसे रहने देंगे, b की पावर y है, बटा में है, ऊपर ले जाएंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। इसका भी क्या है, 3 है। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, मिस a की पावर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से a की पावर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा। इधर जब हम a की पावर को क्या करेंगे, इधर सॉरी b की पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इंटू इधर a की पावर 3y आ जाएगा, इंटू बी की पावर माइनस 3y आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, माइनस है। अब ये दोनों आपस में इनका बेस समान है, तो इनके जो मीन्स घात, इनका हर बेस समान है, तो घात आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो a की पावर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 3y हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर b की पावर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 3y हो जाएगा। और जब इसको हम अलग वाले पद से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m बराबर हमारा 3x प्लस 3y आ जाएगा, n बराबर 3x माइनस 3y निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं डिटेल में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 2 नट और 4 बोल्ट की कीमत 90 रुपये है, 3 नट 7 बोल्ट की कीमत 155 रुपये है। तो 1 नट और 1 बोल्ट की कीमत क्रमशः क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 2 नट एंड 4 बोल्ट इज 90 रुपीज एंड 3 नट एंड 7 बोल्ट इक्वल टू 150 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ यूनिट नट एंड बोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसको भी हम देख लेते हैं पूरे डिटेल सॉल्यूशन में कि कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है डाटा, उसके बेस पर आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 2 नट और 4 बोल्ट की कीमत कितनी है, तो 2 नट प्लस 4 बोल्ट की कीमत 90 रुपये है। दूसरा क्या दिया गया है, 3 नट प्लस 7 बोल्ट की कीमत
₹55 है। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमें अगर नट बोल्ट की कीमत अलग अलग निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में नट को या फिर बोल्ट को क्या करना पड़े, बराबर करना पड़ेगा। तो छोटा हमारा नट का है तो हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में 2 नट है, यहाँ पर 3 नट है। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन को क्या करें, समीकरण 3 से गुणा कर दें, पहले वाले इक्वेशन को 3 से गुणा कर दें, और जो समीकरण हमारा 2 बना है इसको 2 से गुणा करेंगे तो दोनों जगह आपस में नट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। क्योंकि जब हम 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन में हमारे नट की वैल्यू समान आ गई। तो पहले वाले इक्वेशन को हमने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6 नट, 3 चौके 12 बोल्ट और 9 त्रिक 27 में 270 हो गया। इसी प्रकार दूसरे इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तियां 6 नट, 2 सत्ते 14 बोल्ट और 155 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 हो जाएगा। फिर क्या किया हमने, समीकरण 3 वाले में से समीकरण 4 को घटा दिया। मीन्स ऊपर वाले समीकरण में से क्या किया, नीचे वाले समीकरण को घटा दिया। 6 में से 6n आपका, मीन्स 6 नट में से 6 नट कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या बचा, तो 12 बोल्ट में से 14 बोल्ट में से जब जाएगा तो माइनस हमारा 2 बोल्ट बचेगा। इसी प्रकार जब 310 में से आपका 270 जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक, अब हमारा यहाँ से b बराबर कितना निकल के आ गया, b बराबर हमारा 20 निकल के आ गया। तो b20 का मतलब क्या है कि बोल्ट हमारे कितने हैं, 20 हैं। ठीक, बोल्ट हमारे कितने हैं, यहाँ पर 20 हैं। देख लेते हैं आगे। अब इस वाली b की वैल्यू जो हमारी 20 निकल के आई, समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। हमने इसको समीकरण 1 में रख दिया तो जो हमने b की वैल्यू क्या रखी, 20 रखी। आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण हमारे पास क्या है, ये है। ठीक, तो b की वैल्यू जब 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और जब इधर जाएगा तो माइनस होकर 10 बचेगा। 2 नट बराबर 10 आ जाएगा तो 1 नट बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने बोल्ट की वैल्यू 20 रखी तो कितना हो गया, 80। 80 में जब 90 से माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 2n बराबर 10 हो गया तो n बराबर कितना आ गया, 5 निकल के आ गया। मीन्स जो एक बोल्ट की कीमत हो कितनी है, 20 रुपये है, और एक नट की कीमत कितनी है, 5 रुपये है। यहाँ से आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बोल्ट की कीमत कितनी आई हमारी, बोल्ट की कीमत 20 रुपये आई और नट की कीमत कितनी आई, 5 रुपये आई। तो अब ध्यान देना है, पहले किसका पूछा गया, यहाँ पूछ रहा है इकाई नट और बोल्ट। मीन्स पहले नट की कीमत, तो नट की कीमत कितनी है, 5 रुपये, और बोल्ट की कीमत कितनी है, 20 रुपये। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है ए और सी दोनों आपस में समान है, बट क्या करना है, सबसे पहले हमें नट फिर बोल्ट की कीमत बतानी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है वाटर नीड टू फिल्ड into a cylindrical vessel of radius r and height h using a conical vessel of same base radius r and same height h, how many times the water need to be poured into the cylindrical vessel using conical base। बेसिकली यहाँ पर क्या है, त्रिज्या r और ऊंचाई सेम दोनों समान है। एक बेलनाकार पात्र है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक शंक्वाकार आकार से पानी भर रहे हैं जिसका आकार और मीन जो त्रिज्या और रेडियस सेम है। तो कितनी बार इस शंक्वाकार पात्र से हम पानी भरेंगे कि हमारा बेलनाकार पात्र क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। बेसिकली यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर जस्ट मिनट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने दो फिगर बने हुए, एक हमारा बना हुआ बेलन, एक बना हुआ है शंकु। इसका जो बेस का रेडियस है आर है, इसका भी बेस का रेडियस क्या है, आर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, एच है, तो इसकी भी ऊंचाई एच है। मीन्स दोनों की ऊंचाई क्या है, एच है। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल बर्तन को भरने के लिए इस हम कोनिकल में जो हमारा शंक्वाकार बर्तन है इसे कितने बार पानी डाला जाए कि हमारा क्या हो जाए, फुल हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों का हमें आयतन निकाल के डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको नोट क्या दिया गया कि रेडियस और हाइट दोनों की क्या है, सेम है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया। हमें करना क्या है, दोनों के वॉल्यूम को फाइंड करके बराबर कर देना है। तो अगर बात की जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन में जो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा। तो इधर हमारा बचेगा 1 और इधर बचेगा 3। तो अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1 निकल के आ जाएगा। क्योंकि ये बटा में 3 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, मीन्स 1 बराबर 1/3 आया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3:1 आ जाएगा। ठीक, तो रेशियो हमारा 3:1 आ गया। मीन्स जो हमारे
सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, अगर 3 लीटर है तो कोन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो हम क्या करेंगे, 3 बार इससे लाकर इसमें पानी डालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। ठीक, रेशियो का मतलब यही होता है। अगर ये 6 लीटर हो जाएगा तो ये कितना होगा, 2 लीटर होगा। तो 3 बार हमें इस कोन वाले पात्र से लाकर पानी भरना होगा तो बेलनाकार हमारा फुल हो जाएगा। हम इस बेलनाकार पात्र को भरने के लिए शंख वाले पात्र का उपयोग करके 3 बार पानी को हमें उसमें डालना होगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही निकल के आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया है, यह फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम टिप ऑफ ए ट्री रीचेस ग्राउंड इन 1 सेकेंड considering acceleration due to gravity as 10 meter per second square. What is the height of tree and velocity with which the fruit hits the ground? कोई एक पेड़ है, ठीक, एक पेड़ के शीर्ष से एक फल जमीन पर गिरता है। टाइम कितना लगता है उसे, 1 सेकंड लगता है जमीन में पहुंचने में। अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है उसको हम क्या माने, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है और कितने स्पीड से हमारा जो फ्रूट है वो जमीन पर गया। मान लीजिए हमारा कोई क्या है, पेड़ है, तो इसके और ये हमारी क्या है, लैंड है, ठीक, इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। यहाँ से हमारा कोई एक फल टूट के जमीन पर गिरता है, ठीक, गिरने में इसको कितना लगता है, 1 मिनट का टाइम 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमें निकालना क्या है कि जब ये पेड़ से फल टूट के गिरा तो उसमें इसकी स्पीड क्या थी और ये कितनी ऊंचाई पर पेड़ है कि उस फल को जमीन में पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ पर एक ही में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में डाटा क्या दिया गया। तो डाटा दिया गया t बराबर 1 सेकेंड, इस जमीन पर पहुंचने में उसे 1 सेकेंड लगता है। साथ ही साथ जब हमारा फल जमीन उस पे पेड़ पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, मीन्स उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ नहीं था, 0 मीटर पर सेकेंड था। अंतिम वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि जब वो वहां से स्टार्ट हुआ जमीन को हिट कर रहा था, जब वो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी और पेड़ की ऊंचाई क्या है, हमें फाइंड करना है। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए समीकरण पहले का प्रयोग करेंगे, गत विषयक समीकरण पहला का प्रयोग करेंगे। बी बराबर u प्लस AT होता है। जब कोई वस्तु हमारी अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन करती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक के स्थान पर g ले लेते हैं, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस GT हो जाएगा। प्लस में इसलिए होगा क्योंकि ऊपर से नीचे वस्तु आ रही है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन वो हमारे ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए क्या रहेगा, प्लस रहेगा। b हमें निकालना है, e की वैल्यू 0 दी गई है, g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 1 है, तो टोटल यहाँ से b की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी। मीन्स जब वो हमारा फल जमीन को टच कर रहा था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। अब हमें दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है कि लास्ट में वो पेड़ की हाइट कितनी थी, ठीक, कितने हाइट जो हमारा फल टूट कर जमीन पर गिरा था। तो हाइट के सेंस में हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए गत विषय एक दूसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। इस पूरी चीज को डिटेल में समझने के लिए आप मास्टर क्लासेस साइंस, जो मास्टर क्लासेस का लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसको आप डिटेल में वॉच कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, गत विषय द्वितीय समीकरण का s बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है, ऊंचाई है, u की वैल्यू क्या है, 0 दी गई है, t हमारा 1 सेकंड है तो पहला पद हमारा 0 ही हो जाएगा। 1/2, g की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। मीन्स जो पेड़ की हाइट थी वो कितनी थी, 5 थी, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से दोनों उत्तर आपको मिल गए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्या निकालना था, सबसे पहले हमें निकालना था उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को हिट कर रही है, और साथ ही साथ हाइट ऑफ द ट्री। सबसे पहले हाइट निकालना है, फिर वेलोसिटी निकालनी है। तो हाइट कितनी आई हमारी, कितनी आई हाइट हमारी, 5 मीटर निकल के आई, ठीक है। और स्पीड कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड निकल के आई। तो हमें क्वेश्चन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। हाइट कितनी, 5 मीटर, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लोड ऑफ 1000 kg इट लिफ्टेड यूजिंग सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 2, then efficiency of machine and effort required to lift the load respectively are। सिंपल सी बात है, कोई एक साधारण मशीन है जिनका वेग रेशियो वेलोसिटी रेशियो 4 दिया गया है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 दिया गया है। अब इसके द्वारा क्या करना है, 1000 किलोग्राम के भार को उठाना है।
तो उस मशीन की दक्षता कितनी होगी जिससे कि वो इस भार को उठा सके। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें मशीन की इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं डिटेल में कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं, कम से कम समय में कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया है कितना, 2 दिया गया है। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक, अब हम जानते हैं लोड जो 1000 kg उठाया जा रहा है वो क्या है, लोड है 1000 kg हो गया। एफर्ट हमें क्या करना है, निकालना है कि उसके लिए कितने एफर्ट की आवश्यकता होगी, देन उसके बाद हमें इफिशियंसी निकालनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बटा एफर्ट। ये फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, कई बार इस पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, तो टोटल अगर बात की जाए यहाँ पर लोड हम कितना उठा रहे हैं, हमारा सॉरी पहले सबसे मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया गया, 2 दिया गया है। लोड हम कितना उठा रहे हैं, 1000 किलोग्राम का उठा रहे हैं। एफर्ट हमें निकालना है कि कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा उस लोड को निकालने के लिए। तो ये आप 1000 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट बराबर कितना आ गया, 500 kg निकल के आ गया। मीन्स यदि मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो, 2 हो, तो 1000 किलोग्राम को लोड को उठाने के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, 500 किलोग्राम हमें एफर्ट लगाने पड़ेगा। यही सिंपल मशीन की डिफिनेशन होती है कि कम से कम फोर्स लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोड जिस मशीन के द्वारा हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक, वही हमारी क्या कहलाती है, सिंपल मशीन कहलाती है। हमें एफर्ट पता हो गया, लोड पता हो गया, हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। चूंकि इफिशियंसी किस में होती है, परसेंटेज में होती है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 2 दिया गया है, वेलोसिटी रेशियो हमारा 4 दिया गया है, इंटू 100 होगा। 100 को हम 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इस मशीन की इफिशियंसी कितनी है, 50% उस मशीन की इफिशियंसी है। तो आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था, यहाँ पर निकालना था इफिशियंसी। इफिशियंसी हमारी कितनी आई, 50% आई, और प्लस एफर्ट कितना आया, एफर्ट 500 किलोग्राम आया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से पूछा गया है ये स्क्वायर होल ऑफ साइज 10 mm नीड्स टू बी पंच्ड इन ए MS शीट ऑफ थिकनेस 3 mm if ultimate shear strength of mild steel is 300 Newton per meter square mm square, then minimum force to extracted by पंच इज। कोई एक माइल्ड स्टील की 3 मिलीमीटर मोटाई की क्या है, सीट है, पतली सीट है, उसमें 10 mm का हमें होल करना है। होल कैसा है, हमारा स्क्वायर होल है, तो वर्गाकार होल बनाना है। यदि माइल्ड स्टील की कतरने की जो गति है, कटिंग स्पीड है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो। ठीक, तो छेद में लगाया गया जो न्यूनतम बल है वो कितना होगा, यही हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये देखना है। तो हमें निकालना है पंच के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा, उस कंडीशन में उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है कि पंच द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना होता है। जो भी हमें पेरीमीटर दिया गया है, हमें जो हमें सीट दिया गया है, सॉरी जो हमें होल ड्रिल करना है, उस होल का पेरीमीटर क्या है, इनटू सीट की थिकनेस क्या है, इनटू जो हमारा मीन्स जो शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, मीन्स जो कटिंग स्पीड माइल्ड स्टील को जो कतरने की गति यहाँ आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में दी गई है, एक हिसाब से क्या है यहाँ पर शेयरिंग फोर्स है। तो ये शेयरिंग फोर्स हमारा कितना है, ये हमें निकालना, हमें समय ये कैलकुलेट करना है। इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें कितना निकल के, फोर्स निकल के आ जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पेरीमीटर निकालना होगा। होल हमारा कैसा है, स्क्वायर होल है, जिसका साइज क्या है, 10 mm है। तो 10 mm मीन्स स्क्वायर का एक साइड 10 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, 40 आ जाएगा। यहाँ पर थिकनेस कितनी है, थिकनेस हमारी 3 mm दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका क्या दिया गया है, जो 300 न्यूटन mm स्क्वायर शेयरिंग दिया गया, तो ये 300 हो जाएगा। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 तिहाई 36, कितना हो गया, 36 हो गया। फिर 2 और 1 3 जीरो निकल के आ गया, मीन 3600 यहाँ पर क्या आ गया। अब यूनिट की बात की जाए
तो यूनिट यहाँ पर हमारा क्या आ गया, न्यूटन आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू कितने थी, न्यूटन में थी। तो 3600 न्यूटन निकल के आ गया। सारे उत्तर किलो न्यूटन में दिए गए हैं, तो किलो न्यूटन में बदलने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, 36 न्यूटन आपके पास बच जाता है। यहाँ पर टोटल कितना फोर्स लगाना होगा, 36 न्यूटन का हमें फोर्स लगाना, 36 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना होगा उसमें होल को पंच करने के लिए। करना क्या होता है, सिंपल एक बार फिर से बताते हैं। अगर आपको ये पंचिंग फोर्स निकालना है तो सबसे पहले जो होल है, होल का आपको पेरीमीटर निकालना होगा। अब मान लीजिए अगर सर्कुलर होल है, इस सर्कुलर मीन्स वृत्ताकार है, तो यहाँ से 2 पाई r लगाना होगा आपको, ठीक है। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने क्या लगाया, लेंथ इंटू मीन्स 4 इंटू ये लगाया, 4 ये से कैलकुलेट किया। यहाँ पर मान लो अगर आपको आयताकार दे देता है तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई वाला लगा के आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के साथ साथ आपको क्या निकालना होगा, थिकनेस ऑफ शीट पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 3 mm थिकनेस की शीट दी गई थी। नेक्स्ट आपको जो यहाँ पर शेयरिंग लग रहा है मीन्स किस स्पीड से वो कटिंग कर रहा है, ठीक। तो बेसिकली ये 300 न्यूटन पर mm² इसका शेयरिंग दिया गया था, तो हमें इसकी वैल्यू रख देनी है, टोटल मल्टीप्लाई कर लेना, हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। When milling is carried out by combination of 2 or more cutters mounted on a single arbor, then it is called। जब एक ही आर्बर पर, सेम आर्बर पर 2 या 2 से अधिक कटर लगे होते हैं, माउंट किए होते हैं, तो उस समय जो मिलिंग का काम होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो जब कभी भी एक सेम कटर पर 2 या 2 से अधिक कटर फिक्स हो, ठीक है, सेम जो मशीन स्पिंडल होती है उस पर 2 या 2 से अधिक हमारे कटर माउंट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसे हम गैंग मिलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। गैंग मिलिंग की परिभाषा ही होती है कि ऐसी मिलिंग प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से अधिक कटर एक ही समय में काम कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम गैंग मिलिंग के नाम से जानते हैं। फेस मिलिंग में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कटर का, चाहे वो साइड मिलिंग कटर हो या फिर कह सकते हैं हमारा एंड मिलिंग कटर हो, किसी भी प्रकार के मिलिंग कटर का प्रयोग करके हम जॉब की फेस से मेटल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक। बात की जाए स्लॉट मिलिंग की, तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई पतला स्लॉट काटने, बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है पार्टिंग ऑफ करने के लिए, मेटल को 2 पार्ट में बांटने के लिए, या कहीं पर ग्रूव वगैरह काटना मिलिंग के द्वारा, तो यहाँ पर स्लॉट मिलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टैगर्ड मिलिंग क्या होती है, तो स्ट्रेडल मिलिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर इसमें भी एक ही आर्बर पर क्या किया जाता है, 2 कटर को माउंट किया जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक साथ ही 2 वर्टिकल सरफेस को हम फिनिश कर रहे होते हैं, ठीक। मीन्स हम क्या करते हैं, एक ही आर्बर पर 2 कटर को एक साथ माउंट करते हैं, दोनों कटर के द्वारा क्या किया जाता है, मीन्स एक साथ 2 वर्टिकल सरफेस को फिनिश किया जाता है। मीन्स कह सकते हैं जो हमारी साइड मिलिंग होती है, साइड मिलिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक साइड को फिनिश कर रहे होते हैं वर्टिकल। अब स्टैगर्ड मिलिंग में क्या होता है, 2 साइड कटर, जो 2 साइड मिल कटर को आपस में क्या करते हैं, एक ही साथ एक ही आर्बर पे लगाते हैं, और एक साथ क्या करते हैं, वो 2 वर्टिकल सरफेस को फिनिश करने का काम करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली साइड स्टैगर्ड मिलिंग के अंतर्गत आती है। तो आशा करते हैं आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। x² - 4x + 3 = 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपली क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इजीली आप इससे यहाँ पर मीन्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपके सामने सबसे पहले इक्वेशन दिया गया है x² - 4x + 3 = 0, ठीक। तो हमने क्या किया, 4x को 2 भागों में तोड़ दिया, 3x - x, चूंकि हम जब x² को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पर 3² आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4x आ जाए। तो आप 3x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² हो जाएगा, और 3x में x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया पहले 2 में, तो ब्रैकेट में बच गया x - 3। दूसरे में हमने क्या किया, -1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में x - 3 बचा। एक ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट में x - 1। जब इसको हमने 0 के बराबर किया तो यह हो गया x = 3 और यह हो गया x = 1। तो यहाँ से उत्तर क्या निकल के आ गया, x = 3 और x = 1। यहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाता है 3 और 1। देख लेते हैं 3 और हम 1 किस ऑप्शन में मिलता है, तो सी ऑप्शन में मिल जाता है 3 और 1, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 12 नंबर। इसमें पूछा गया है कंडीशनिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ वर्क पीस इनटू द व्हील इज कॉल्ड। पहिए के अंदर वर्क पीस के कणों के जम जाने के कारण पीषण मशीन की स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब कभी भी हमारे व्हील का जो फेस होता है, जो व्हील की
व्हील के बीच जो ग्रेन स्पेसिंग होती है उसमें जब मेटल के पीस आकर छोटे छोटे धातु के चिप्स फंस जाते हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उसे लोडिंग ऑफ व्हील के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ग्राइंडिंग व्हील के पहिए के बीच मेटल कणों के फंसने की मीन्स जो दोष होता है उसको क्या कहते हैं, उसे लोडिंग ऑफ व्हील के नाम से जानते हैं। और कभी कभी जो हमारा व्हील कटिंग करते करते क्या होता है, उसका फेस चिकना और चमकदार हो जाता है, शाइनी हो जाता है और वो कटिंग करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्लेजिंग में क्या होता है, ये हमारा पहिया जो होता है व्हील चमकदार हो जाता है, कटिंग नहीं करता है। लोडिंग में क्या होता है, उसमें धातु के कण फंस जाते हैं और वो कटिंग नहीं कर पाता है। तो इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, बैलेंसिंग क्या होती है, बेसिकली हम व्हील को माउंट कर रहे होते हैं, ब्रेस मीन्स जो ग्राइंडिंग व्हील होती है तो उस समय हमारी बैलेंसिंग की जाती है। ट्रूइंग क्या होती है, वो कंसंट्रिक उसको रन करने के लिए उसको ट्रू किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, इफ टॉलरेंस ऑन द डाया 20 mm होल इज प्लस माइनस 0.2 mm and tolerance on dia 20 mm shaft is plus minus 0.2 mm then it will be, यहाँ पर बेसिकली 20 mm बेसिक साइज दिया गया है होल का, उस पर टॉलरेंस प्लस माइनस 0.2 दिया गया है। 20 mm व्यास दिया गया है हमारे सॉफ्ट का, जिसमें प्लस माइनस 0.2 mm टॉलरेंस दिया गया। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो होल और सॉफ्ट दोनों का जो मिनिमम लिमिट साइज मैक्सिमम लिमिट साइज क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। होल का जब मैक्सिमम लिमिट निकालेंगे तो 20.2 निकल के आ जाएगा, मिनिमम निकालेंगे तो 19.8 निकल के आएगा, शाफ्ट का भी निकालेंगे तो मैक्सिमम यही आएगा, मिनिमम यही आएगा। तो दोनों मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ऐसा हमारा किसमें होता है, ऐसा हमारा होता है ट्रांजिशन फिट में। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें क्लियरेंस फिट की तो क्लियरेंस में हमारे होल का साइज बड़ा होता है, सॉफ्ट का साइज छोटा होता है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, हमारा सॉफ्ट बड़ा होता है, होल छोटा होता है। और ट्रांजिशन में दोनों के बीच की कंडीशन होती है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं या कभी होल कभी सॉफ्ट, कुछ इस प्रकार की कंडीशन इसमें होती है। ठीक, ना तो प्रॉपर सॉफ्ट बड़ा होता है ना ही प्रॉपर होल बड़ा होता है। तो यहाँ पर कंडीशन किसकी आ जाती है, ट्रांजिशन फिट हमारा हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है ज्यामितीय चिन्ह, यहाँ पर एक आपको ज्यामितीय चिन्ह बनाकर दिखाया गया, पूछा गया किसका चिन्ह है। ठीक, तो आपको क्लियर कर देते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं, सारे ऑप्शन के जो हमारे सिंबल्स होते हैं उस सारे सिंबल को हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर सिंबल्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है सर्कुलरिटी का, ठीक देख पा रहे होंगे, सर्कुलरिटी का सिंबल पूछा जाता है तो क्या होगा, सिंपल सा एक आपको वृत्त बना देना है, सर्किल बना देना है। सिलेंड्रिसिटी का पूछा जाता है तो क्या करना है, एक वृत्त बना के दोनों तरफ लाइनें खींच देनी है। कंसेंट्रिसिटी का पूछा जाता है तो मीन्स एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, और पोजीशन का पूछा जाता है तो एक वृत्त बना के उसके अंदर जो सेंटर लाइन्स होती है ये डाल दी जाती है। तो आशा करते हैं चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बेसिकली यहाँ पर यही दिया गया था, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, पोजीशन और कंसेंट्रिसिटी। तो ये हमारा किसका है, मीन्स ये हमारा सिंबल किसका है, हमारा पोजीशन के सिंबल को दिखा रहा है। कंसेंट्रिसिटी का क्या हो जाता है, कंसेंट्रिसिटी में दो वृत्त बना देते हैं। सिलेंड्रिसिटी में क्या करते हैं, तो सिलेंड्रिसिटी में आपको पता है कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है। सर्कुलरिटी में क्या करते हैं, केवल एक हमारा सर्कुलर होता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। और पोजीशन के सिंबल को किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर पूछा गया 2 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले जो 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के। ठीक है, हमारा 1 किलो वाट आवर बराबर होता है। इसी को हम क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने तो हमारा कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 10⁻6 जूल हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7.2 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स बेस। तो बेसिकली अगर बात की जाए राइट एंगल ट्रायंगल की जो हमारा होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उसके बेस से कितने हाइट पर होती है, तो उसके बेस से 1/3 हाइट पे उसकी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक, तो यही हमारा क्या पूछा गया है, वैल्यू दे दी गई है और हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जैसे पता है हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होती है,
उसके मान लीजिए हमारा कोई क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इसके बेस से 1/3 हाइट पर यहाँ पर होगी। तो h/3 यहाँ पर h की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, 4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। मेन क्या है कि h/3 जो है यही हमारा मेन है कि h/3 पर राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स। यहाँ पर पूछा गया वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या देता है। मान लीजिए हमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है सिंपल सा। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार का हमने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। अब जो हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। हमें बनाना क्या है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना। तो टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, चूंकि ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, कभी रुकने वाला नहीं होता है। वेलोसिटी को हमने क्या किया, वेलोसिटी को हमने वाई एक्सिस पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ तक वेलोसिटी है, ठीक, और यहाँ तक हमारा क्या है, टाइम है। अब एरिया निकालने का मतलब ईस्ट वाले क्षेत्र को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा क्या बनना है, एक हिसाब से ये कह लीजिए आयत या एक वर्गाकार आकृति बन रही है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लेंथ और ब्रीथ को आपस में गुणा करना होगा। इसका लेंथ क्या दिया गया है, इसका लेंथ टी दिया गया है, और ब्रीथ क्या दिया गया है, बी दिया गया है। मीन्स वेलोसिटी और टाइम दोनों को जब हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। एरिया निकालने के लिए क्या होगा, आयत का लगाएंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, वर्ग का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी और टाइम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, जो हमारा ये ग्राफ है इसमें हमें अगर इस एरिया को निकालना है तो क्या करना होगा, टाइम और वेलोसिटी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक, जो कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, इसी बराबर वेग बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर हो जाता है हमारा विस्थापन बटा समय। ठीक, विस्थापन बटा समय अंतराल। तो यहाँ से अगर हम विस्थापन की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, वेग इंटू समय निकल के आ जाएगा। तो वेग को जब हम समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, विस्थापन निकल के आएगा। तो ये टोटल विस्थापन को इंडिकेट करता है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, अगर हमारा यही सेम ग्राफ दिया गया है, टाइम का और वेलोसिटी का ग्राफ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया जो इसका ये ढाल है ये किसको डिनोट करता है, तो ढाल बेसिकली हमारा डिनोट करता है एक्सीलरेशन को। चूंकि ये ढाल क्या दिखा रहा होता है, ये ढाल हमारा वेग परिवर्तन की दर को दिखा रहा होता है। यहाँ पर अगर आपका ग्राफ है तो यहाँ पर कुछ दूसरा वेलोसिटी होगा, टाइम कुछ दूसरा होगा। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ दूसरी होगी, टाइम कुछ दूसरी होगी। यहाँ पर वेलोसिटी दूसरा, टाइम दूसरा, यहाँ पर वेलोसिटी दूसरी, टाइम दूसरी। मीन्स टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारी वेलोसिटी भी स्लाइटली इंक्रीज होती जा रही है। तो मीन्स समय के साथ साथ वेग में क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। और समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, त्वरण कहलाता है। तो अगर आपको वेग और टाइम ग्राफ का ढाल पूछा गया, स्लोप किसको डिनोट करता है, तो एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। लेकिन पूछा गया इसका एरिया किसको डिनोट करता है, तो एरिया में हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए किसको डिनोट करता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 18 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज। वेलोसिटी रेशियो को हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी रेशियो को हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ये सही निकल के आ जाएगा कि एफर्ट द्वारा चली गई दूरी बटा लोड द्वारा जो चली गई दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारा कहलाता है वेलोसिटी रेशियो। ठीक, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है, वेलोसिटी रेशियो बराबर दिया गया है प्रयास द्वारा चली गई दूरी मीन्स डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपान भार द्वारा चली गई दूरी डिस्टेंस मूव बाय द लोड। ठीक, तो प्रयास द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है और बटा लोड के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, इसी का जो रेशियो होता है इसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज में होता है लोड बटा एफर्ट। ठीक, कि हम कम से कम कितना एफर्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है।
ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है, जब 80 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 लीटर ठंडे पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। ठीक, when hot water of 10 liter at 80 degree Celsius is mixed with 10 liter of cold water at 10 degree Celsius, then what is the temperature of mixture। हमारे पास क्या है, 10 लीटर गर्म पानी है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है इस हमारे बर्तन में। ठीक है, दूसरा हमारा बर्तन है जिसमें क्या है, सेम 10 लीटर पानी है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, दोनों पानी को आपस में मिला दिया। तो अगर हम दोनों को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारे पास थर्ड बर्तन है जिसमें हमने दोनों को पलटा लाके, तो इस जार का हमारे तापमान क्या होगा, फाइनली दोनों के मिलने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, वही हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिकली कंसेप्ट होता है, जब हम किसी हीट को ट्रांसफर करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। और जब हम दो डिफरेंट डिफरेंट पास वाली वस्तुओं को आपस में लाते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण कब तक होता है, जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान में नहीं हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हम दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को पास में ला रहे हैं तो एक जो हाइयर ताप वाली वस्तु हो जितनी ऊष्मा क्या करती है, निकालती है, त्यागती है, वही उतनी ऊष्मा क्या की जाती है, दूसरे कूलर बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। मीन्स एक जो हमारा गर्म पदार्थ है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडे पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा। मीन्स दोनों स्थितियों में जो हमारा गर्म पदार्थ है जितनी ऊष्मा को देगा वही हमारा ठंडा पदार्थ क्या करेगा, उतनी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। किस प्रकार की ऊष्मा होती है, तो हमारी होती है Q बराबर mS डेल्टा T, हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है जिसको हम किससे निकालते हैं, Q बराबर MS डेल्टा T से इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में बात की जाए, M द्रव्यमान हमारा दोनों कंडीशन में 10 है, कोई जरूरत नहीं इसकी। S जो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है 4200 लगभग होती है। ठीक, तो ये भी हमारी दोनों के लिए बराबर होती है। मेनली हमें डेल्टा T पर यहाँ पर फोकस करना है। ठीक, जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक, कूलर बॉडी क्या क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस है, हॉट बॉडी क्या क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है 80 से क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम आएगा और 10 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 80 डिग्री सेल्सियस के द्वारा जितना दिया जाएगा वही 10 डिग्री सेल्सियस के द्वारा लिया जाएगा। इसी कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर Q बराबर होता है MS डेल्टा T, तो M1S1 डेल्टा T1 बराबर M2S2 डेल्टा T2 से इस फार्मूले इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो अगर बात की जाए कि किस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या निकल के आ जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना होगा M1S1 T1 मीन डेल्टा T बराबर M2S2 और यहाँ पर डेल्टा T2। ठीक, तो M से M हमारा कैंसिल, S से S हमारा कैंसिल, दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारा S से S कैंसिल है। तो हम T के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पहले टेम्परेचर कितना था 80 से, अब मान लीजिए मिक्सचर के बाद हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, T डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वही क्या होगा, 80 में से T हमारा कम होगा, उतना ही तापमान हमारा क्या होगा, कम होगा। और इधर क्या होगा, उतना ही तापमान आपका इधर जुड़ने वाला है। ठीक, तो दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, 80 माइनस T बराबर T माइनस 10। तो यहाँ से 80 हमारा इधर रहेगा, ठीक है, सॉरी T, इस T को माइनस T वाले को हम इधर लाएंगे तो प्लस T हो जाएगा, और इधर माइनस 10 है इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T और T मिलके 2T हो जाएगा, 80 और 10 मिलके क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो T की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आ जाती है, 45 निकल के आ जाते हैं। मीन्स दोनों को आपस में मिलाने के बाद हमारा टेम्परेचर कितना होगा, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है रिलेटेड इस क्वेश्चन से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप को आप अपनी डाउट को वहां भी पूछ सकते हैं। तो मिश्रण का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, इफ योर वाटर हीटर पावर रेटिंग इज गिवन एज 22 वोल्ट एंड 2 किलोवाट, देन रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग कॉइल इज, यदि जल ऊष्मक विद्युत रेटिंग 220 वोल्ट और 2 किलोवाट दिया गया है तो हीटिंग कॉइल का प्रतिरोध क्या होगा, हमें आर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं
अपने इस डिटेल सॉल्यूशन की तरफ कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई है बी बराबर दिया गया है 22 वोल्ट, आर बराबर हमें दिया गया है, मीन्स आर हमें निकालना है। पी जो उसकी पावर कैपेसिटी है कितनी दी गई है, 2 किलो वोल्ट दी गई है। तो हमारा क्या होता है फार्मूला, पी बराबर वी आई होता है। अब बी बराबर आई बटा आर होता है, तो आई के स्थान पर जब हम बी बटा आई रखते हैं तो पी बराबर हमारे पास फार्मूला निकल के आता है बी स्क्वायर बटा आर। ठीक, हमारे पास पहले क्या था, पी बराबर बी इंटू आई था फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारे पास था बी बराबर इंटू आई आर, तो आई दिया नहीं गया है तो आई को हम बी बटा आर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब हम आई के स्थान पे बी बटा आर रखेंगे तो बी से बी का स्क्वायर हो जाएगा बटा आर आ जाएगा। ठीक, तो पी बराबर बी स्क्वायर बटा आर, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर प्रयोग कर लिया है। पी की वैल्यू क्या करनी है, हमें दी गई है 2 किलोवाट। अब यहाँ से आर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा पी निकल के आ जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220, पी का मतलब नीचे क्या है 2 किलो वाट आपको रख देना है। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। सबसे पहले 220 गुणो 220 हो गया, नीचे हमारा 2 किलो वाट था, हमने उसको क्या किया वाट में कन्वर्ट किया तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जो हम क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आ जाएगा 121 बटा 5, 24.2 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो 24.2 ओम यहाँ से निकल के आएगा। करना क्या था, तो हमें फार्मूला पता था P बराबर बी आई, दूसरा पता था B बराबर आई आर। तो यहाँ से हमें क्या करना है, I का मान निकालना है, B बटा आर हो जाएगा। इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे तो ये हमारा बी स्क्वायर बटा आर पी बराबर निकल के आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आपको पहले एक लाइन ड्राइव करना था। उसके बाद आपको P की वैल्यू दी गई है, B की वैल्यू दी गई, तो आप R की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 24.2 ओम यहाँ से प्रतिरोध निकल के आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 21 नंबर क्वेश्चन, शेप ऑफ नकल थ्रेड इज। तो आपको पता है नकल थ्रेड कैसी होती है, कुछ इस प्रकार के शेप में होती है हमारी ये नकल थ्रेड होती है। तो इसका शेप कैसा है, तो इसे आप कह सकते हैं राउंड शेप में या फिर हाफ राउंड शेप में आप इसे कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हाफ राउंड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, राउंड शेप की तरफ जाएंगे। नकल थ्रेड का प्रयोग बेसिकली रेलवे कपलिंग वगैरह में किया जाता है, या फिर जो बोतल की जो मीन्स ढक्कन होती है उस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेलवे कैरिज को बैगन होती वहां पर नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, काटने की गति को अभिव्यक्त किया जाता है, कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन। तो बेसिकली जो कटिंग स्पीड मैकेनिकल में प्रयोग की जाती है उसको हम किसमें प्रयोग करते हैं, मीटर पर मिनट में। यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कटिंग स्पीड को प्रदर्शित करते हैं किसमें, मीटर पर मिनट में। यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्या दी जाती है, कटिंग स्पीड यहाँ पर दी जाती है। कभी कभी आपको कटिंग स्पीड मिलीमीटर पर सेकंड में भी दी जाती है, बस डिपेंड करती है आपके ऑप्शन पर कि कौन सा आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला हमारा सही हो जाएगा मीन्स मीटर पर मिनट, यहाँ पर सही हो जाएगा कि कटिंग स्पीड को हमेशा मीटर पर मिनट में हम व्यक्त करते हैं। ठीक, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है, कटिंग स्पीड निकालने का कई बार फार्मूला पूछ लिया था। तो बी बराबर पाई डी एन अपान 1000, ये हमारा क्या होता है, कटिंग स्पीड निकालने का फार्मूला। यहाँ पर जो हमारा डी डायमीटर mm में होता है, एन आरपीएम राउंड पर मिनट में होता है, तो कटिंग स्पीड हमारी मीटर पर मिनट में निकल के आ जाती है। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है, बी बराबर दे दिया जाता है पाई डी एन अपान 60 दे दिया जाता है। तो ये किस लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर बेसिकली हम 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे थे, जो हमारा डायमीटर मिलीमीटर में दिया गया था उसको मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर रहे थे। बट यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हमारा डाय किस में ही है, mm में ही है। अब यहाँ पर हमारा मिनट दिया गया है, राउंड पर मिनट दिया गया, मिनट को हमने क्या किया 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में बदल गया, सेकेंड में बदल गया। तो इस कंडीशन में हमारी कटिंग स्पीड क्या हो जाती है, मिलीमीटर पर सेकेंड निकल के आ जाती है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज गिवन बाय 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। ठीक, एज्यूम जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यदि स्टेनलेस स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो और 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु का हमें क्या करना है, यहाँ पर भार निकालना है। आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं,
चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी दी गई है किसकी, ऑब्जेक्ट की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको हम क्या करेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा 7800 निकल के आ जाएगा। मीन्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से एक किलोग्राम पर मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 1 मीटर क्यूब दिया गया है, इसको हमें बदलना है, इससे हमें मास फाइंड आउट करना है, सॉरी क्या करना, मास फाइंड आउट करना है। हमें पता है डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो घनत्व हमारा 7800 हो गया, मास हमारा निकालना है, वॉल्यूम 1 हो गया, तो टोटल मास हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ से 7800 किलोग्राम मास निकल के आ गया। अब हमें मास ना निकाल के क्या करना था, वेट निकालना था। तो आपको पता है W बराबर वेट बराबर क्या होता है, m×g, जहाँ m क्या है मास है, g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। जो कि वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का भार, मीन्स जिस फोर्स से पृथ्वी क्या करती, किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ आकर्षित करती, वही उस वस्तु का क्या होता है, भार कहलाता है। तो हमने क्या किया, मास को g से मल्टीप्लाई किया, मीन्स 7800 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, 7800 न्यूटन निकल के आ गया, 78000 न्यूटन यहाँ से निकल के आ गया। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, यहाँ पर जब आप देखेंगे न्यूटन कैसे आ गया, तो मास की यूनिट हमारी किलोग्राम थी, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलते हैं देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 7800 न्यूटन आ गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि 7.8 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को जो हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदला, तो ये 7800 कैसे आ गया, तो इसको देख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, ग्राम पर डिग्री, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, बदलना किसको है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है। अब हमें पता क्या है, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 1000 किलो, सॉरी 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको अगर ग्राम को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, 1 मिनट देख लेंगे इसको सॉल्यूशन को। पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, बट यहाँ पर ग्राम को आप किलोग्राम में बदल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में बदलना है। हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं, तो 100 × 100 × 100 मीन्स 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 की पावर वहां से 6 निकल के आएगी। अब उसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये बटा में था, ठीक, तो यहाँ पर 1 बटा जब 10 की पावर 6 करोगे तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 10 की पावर 6 आ जाएगा। 10 की पावर 6 ऊपर है, 10 की पावर 3 नीचे है, कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर 3 बचेगा, मीन्स 1000 हमारा बच जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, आर्य 0.025 से 1.6 माइक्रोन के सतही फिनिश को कितने त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा पूछा गया सरफेस फिनिश से, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 त्रिभुज के मीन्स 4 इन्वर्टेड ट्राइंगल मीन्स 4 उल्टा त्रिभुज के द्वारा हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को दिखाते हैं। ठीक है, बेसिकली N1 से लेके N12 तक की वैल्यू होती है, जिसको अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हमारा इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक, तो 0.025 से 1.6 माइक्रोन को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, इसको 4 उल्टे त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस द हार्डनेस एंड टू इंक्रीज टफनेस। हमें क्या करना है, किसी भी मेटल के हार्डनेस को कम करते हुए उसकी टफनेस को बढ़ाना है, तो इस ऊष्मा उपचार को क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल की हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसकी हार्डनिंग करते समय बेसिकली जब वो हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के साथ साथ उसमें कुछ बिटलनेस का गुण आ जाता है, तो इस बिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे फिर से हम नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसको गर्म करते हैं, और पुनः उसे क्या करते हैं, एक रिक्वायर्ड कूलिंग रेट से ठंडा करते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ पर स्लो ठंडा करते हैं, रैपिड कूलिंग नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हार्डनेस को रेगुलेट किया जाता है, थोड़ा टफनेस को इंक्रीज किया जाता है, उसकी बिटलनेस को डिक्रीज किया जाता है, तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है टेम्परिंग। इसको भी अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये थी आज का 25 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 25 से लेकर के फर्दर क्वेश्चन को। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा,
जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आपने सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।